हेलो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस तो कवर कर लिया था, लेकिन अब हमें कवर करना बाकी है oogenesis और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात की प्रोसेस। ठीक है, oogenesis करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और कैसे इम्प्लांटेशन होता है और फीटस और एम्ब्रियो कैसे बनता है। ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं oogenesis से। ठीक है, oogenesis से ये हो गया। अब ये जो है ना, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस थी वो तो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, लेकिन ये जो oogenesis है वो हमारी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये स्टार्ट होती है हमारी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। ओके, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में स्टार्ट होती है, लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि ये जो है थोड़ी सी प्रोसेस तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में चलेगी, उसके बाद में ये अरेस्ट हो जाती है प्रोसेस और उसके बाद प्यूबर्टी में फिर से रिज्यूम होती है। तो अरेस्टेड और उसके बाद में हमारी रिज्यूम्ड एट प्यूबर्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रिमोडियल जर्म सेल्स थी, प्रिमोडियल जर्म सेल्स से उधर होता था हमारा स्पर्मेटोगोनिया बन रहा था। तो सेम इधर क्या होगा, मैं इधर से लिखना शुरू कर रही हूँ क्योंकि इधर डायग्राम्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रिमोडियल जर्म सेल्स आई, उनसे हमारा बना ओगोनिया। ओगोनिया बन जाता है। ओगोनिया की क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46XX। ठीक है, फीमेल की बात हो रही है ना, ओवम बनना है तो 46XX होगा। अब ये ओगोनिया में क्या होगा, माइटोसिस। पहले माइटोसिस होता है फिर मियोसिस होता है, तो पहले होगा माइटोसिस और ये इक्वेशनल डिवीजन है, तो इससे हमारा बनता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, ठीक है, इसका भी 46XX प्राइमरी oocyte बन गए। बहुत सारे प्राइमरी oocytes बन गए। अब एक प्राइमरी oocyte की बात अगर हम करते हैं, अब इसमें होना चाहिए मियोसिस 1। अब इसमें मियोसिस 1 तो शुरू हो जाएगा इंट्रायूटेराइन लाइफ में, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमने मियोसिस 1 किया और ये मतलब अरेस्ट हो जाएगा। मियोसिस 1 की भी डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज। ठीक है, ये हमारा अरेस्ट हो गया, तो ये प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte बना रह गया। तो हमारा अभी ये प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी oocyte। ये सब हमारा भी इंट्रायूट्राइन लाइफ में चल रहा है। ठीक है, प्राइमरी oocyte है। अब इसी इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या होगा, हमारा ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, ये हमारा प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ हमारी फ्लैट सेल्स आके डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं। तो एक सिंगल लेयर जो है हमारी चढ़ जाएगी। ये मैंने बना दिया जल्दी से, ये ठीक है। ये हमारी सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स हो गई है। तो हमारे प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte ये है हमारी फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो इसको हम इस वाले फॉलिकल को हम क्या कह रहे हैं, इस वाले फॉलिकल को हम कह रहे हैं प्रिमोडियल फॉलिकल, प्रिमोडियल फॉलिकल। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रिमोडियल फॉलिकल का क्या होगा कि ये जो फ्लैट सेल्स थी, अब यही सेल्स की जगह पे क्या आ जाएंगी, कॉलमनर सेल्स। ठीक है, इन फ्लैट सेल्स की जगह पे हमारी आ जाएंगी कॉलमनर सेल्स, तो फिर हम उसको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब देखो, अब ये वाली चीज़ यहाँ तक तो हमारी क्या हो रही थी, ये तो हमारी थी इंट्रायूट्राइन लाइफ में। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर हो रहा था इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, तो ये वाली सारी प्रोसेस हो रही थी हमारी इंट्रायूट्राइन लाइफ में। अब कोई फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है, कोई भी फीमेल बेबी बॉर्न होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे ओवरी के अंदर उसमें बहुत सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ओवरी में होते हैं। तो ओवरी क्या है, ओवरी इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ दिस प्रिमोडियल फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ, ओवरी रिजर्वॉयर ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, एक बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई, जब हमारी मीनोपॉज होगी, हमारी किसी जब फीमेल जब बड़ी हो जाएगी तो मीनोपॉज की स्टेज आएगी, या फिर अगर उसमें ओवेरियन फेलियर भी है तो उसमें कोई फॉलिकल नहीं होगा, कोई फीमेल नहीं बचेगा। मीनोपॉज में क्या हो जाएगा, मीनोपॉज और ओवेरियन फेलियर, इसमें क्या होगा, नो फॉलिकल इन ओवरी। ठीक है, ये मैं इसको
इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ ही रही है, सबको समझ में आ रही है। तो हम लोग को ना, जैसे कोई फीमेल आती है, उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या जो भी है, या फिर उसको एमेनोरिया है बहुत टाइम से, तो हम लोग क्या देखते हैं ना, एक बार हम एक टेस्ट ट्यूब होता है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि ओवेरियन रिजर्व चेक करते हैं कि ओवरी के अंदर फॉलिकल है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। अब ये जो अरेस्टेड स्टेट है ना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte की जो अरेस्टेड स्टेट है, जो हमारी मियोसिस में आके रुक गई है। देखो oocyte यही है। अब इसके चारों तरफ फॉलिकुलोजेनेसिस होगी, इस oocyte की चारों तरफ फॉलिकुलोजेनेसिस होगी, जहाँ पे हम ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो oocyte तो लेकिन प्राइमरी है, तो इस तरह के हम प्राइमरी oocyte को क्या कहते हैं, जो कि अरेस्ट हो चुका है, इसको हम कहते हैं डिक्टेट स्टेट। डिक्टेट स्टेट इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें अरेस्ट हो चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी डिक्टेट स्टेट नहीं होती है, सिर्फ oogenesis के अंदर ऐसी एक स्टेज आती है जिसमें ये अरेस्ट हो जाता है। अब देखो, ये इंट्रायूटेराइन लाइफ में बात थी। अब हम बात करेंगे सारी की सारी प्यूबर्टी में बात। प्यूबर्टी में क्या होगा? प्यूबर्टी में क्या होगा कि हमारी HPO एक्सिस मैच्योर हो जाती है, तो हमारे पास GnRH निकलता है हाइपोथैलेमस से, फिर पिट्यूटरी से FSH-LH निकलता है, फिर वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है। FSH है, FSH का नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, तो हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल था, उसकी जो मियोसिस 1 में जो अटका पड़ा था, वो हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, तो प्यूबर्टी में क्या होगा? प्यूबर्टी में क्या होगा? यहाँ पे हमारा FSH एक्ट करेगा, तो क्या होगा हमारा? ये जो हमारी स्टेट थी, फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे, फॉलिकल्स स्टिमुलेटेड, या फिर बेटर मैं लिखूँ प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिमुलेटेड। प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे एंड स्टार्ट टू डेवलप, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि सिर्फ एक फॉलिकल बचता है और बाकी सारे फॉलिकल्स जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं। जैसे कि मतलब कि एक टाइम पे FSH आया, तो उसने बहुत सारे फॉलिकल्स को डेवलप होने के लिए डाल दिया। लाइक मिलियंस तो थे ही, बहुत सारे फॉलिकल्स थे, उसमें से 15-20 आए कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी डेवलप होना चाहते हैं, उन्होंने बोला। अब क्या होगा कि FSH बोलेगा कि नहीं, मैं तो एक साइकिल में एक ही को मैच्योर करूँगा, तो एक ही फॉलिकल हमारा उन 15-20 में से मैच्योर होगा, बाकी सारों की एपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, उनमें से बाकी सारे जो डेवलप हो रहे होते हैं वो सारे रिग्रेस हो जाते हैं और एक डोमिनेंट फॉलिकल निकल के आता है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वन फॉलिकल क्या होगा हमारा? डोमिनेंट वन, अदर्स की हो जाएगी एपोप्टोसिस। ठीक है, ये वाला कौन सा है? हमारा डोमिनेंट फॉलिकल है, जो हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये हमारी प्रिमोडियल फॉलिकल थी। अब इसमें oocyte की कहानी अलग चल रही है। अब oocyte के चारों तरफ जो भी चल रहा है उसको हम कह रहे हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। तो इनकी स्टेजेस अलग होती हैं, ये इनकी स्टेजेस अलग है। अब देखो, ये प्रिमोडियल फॉलिकल था। अब ये प्रिमोडियल फॉलिकल में क्या होगा? अब मैं यहाँ से एक अलग एरो निकाल रही हूँ फॉलिकुलोजेनेसिस के लिए। प्रिमोडियल फॉलिकल था, अब हमारी ये फ्लैट सेल्स जो थी वो कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो हमारा बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। इसमें क्या हो रहा है? ये oocyte हमारा यहाँ पे ये हमारी कॉलमनर सेल्स हो गई, लंबी लंबी सेल्स बना दी मैंने इस बार। ठीक है, ये हमारी कॉलमनर सेल्स हैं, तो इसको हमने कह दिया प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, प्राइमरी के बाद क्या आता है? सेकेंडरी, तो हमारा ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल को हम ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या होता है? अब यहाँ पे एक ही लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल्स की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सेकेंडरी में यही लेयर्स बहुत सारी हो जाएंगी और ये ओवम के, ये जो हमारा oocyte है उसके चारों तरफ ज़ोना पेलोसिडा आ जाएगा और कुछ हमारी यहाँ पे थीका सेल्स आ जाएंगी। तो ये मैं बना रही हूँ अब सेकेंडरी फॉलिकल। ये हमारा oocyte आया, इसके चारों तरफ आएगी ये ज़ोना पेलोसिडा। तो ज़ोना पेलोसिडा सबसे पहले कहाँ पर आ रही है? सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, यहाँ पे मेरी मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आएंगी, एक लेयर, 2 लेयर, ठीक है, और बना दो, ये लो तीसरी लेयर,
और इसके बाद आएंगी, ये मैंने बना दिया कोरोनर रेडिएटा, सॉरी कोरोनर रेडिएटा नहीं, थीका सेल्स, ये मैंने ऐसे थीका सेल्स से डिनोट कर दिया है, ये रही थीका सेल्स। ओके, तो ये हमारा आ गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कोई कैविटी नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नो कैविटी, सेकेंडरी फॉलिकल में कोई कैविटी नहीं है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसके अंदर ये जो सेल्स है ग्रेनुलोसा सेल्स, उसके बीच बीच में जगह जगह पे कैविटीज़ बन जाएंगी, जिसको हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, तो ये हम कहते हैं इसको टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ये हो गया। इसके अंदर क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा कि ये हमारा oocyte था, ठीक है, oocyte था, उसके चारों तरफ ये जोना पेलोसिडा मैंने बना दी। अब क्या हुआ, यहाँ पे मान लो एक कैविटी बननी शुरू हुई, इस कैविटी ने ये बड़ी होती गई बड़ी होती गई और यहाँ पे पूरे में कैविटी बन जाएगी और ये हमारा जो है साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये है, ये हमारा कुछ इस तरीके से कैविटी बन गई। अभी पूरा डायग्राम बन जाना तो फिर देखना। ठीक है, इसकी तरफ मैंने कुछ सेल्स बनाई है वो साइड के चारों तरफ, वो मैं बताऊँगी अभी क्या है। ठीक है, ये सेल्स हो गई। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे पूरे में ग्रेनुलोसा सेल्स होनी चाहिए, तो ये रही ग्रेनुलोसा सेल्स मैंने बना दी। ठीक है, एक और लेयर बना दी, जल्दी से रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं। ओके, दिस इज ग्रेनुलोसा सेल लेयर। ठीक है, और इसके बाद हमारी थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अब यहाँ पे जो थीका थी ना, थीका सेल्स थी, अब ये थीका सेल्स जो होते हैं दो में डिवाइड हो जाती है, एक इंटरना और अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दी है इंटरना कुछ इस तरीके से, ये मैंने इंटरना बना दी और उसके बाहर मैंने ऐसे करके एक्सटर्ना बना दी। पूरी सेल्स नहीं बना रही क्योंकि इतना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ओके, ये मैंने इंटरना को ऐसे ग्रीन 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 कर दिया इंटरना को। तो हुआ क्या कि ये जो हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स थी बीच में उसके बन गया एंट्रम। ओके, दिस इज एंट्रम, और ये oocyte जो था वो पेरिफेरी में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, दिस इज oocyte, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई जोना पेलोसिडा। ठीक है, ये हमारी जोना पेलोसिडा, दिस इज ग्रेनुलोसा सेल्स, दिस इज थीका इंटरना ग्रीन वाली, थीका इंटरना, एंड दिस इज थीका एक्सटर्ना। ओके, डन। अब देखो, अब इसमें आ रहा था एंट्रम बन चुका है, तो इस टर्शियरी फॉलिकल को ही हम क्या कहते हैं, एंट्रल फॉलिकल भी कहते हैं। अब एंट्रम बनने से जस्ट पहले वाले फॉलिकल भी आएंगे प्री एंट्रल फॉलिकल, तो इसको हम कहते हैं प्री एंट्रल फॉलिकल। ओके, डन। दिस इज प्री एंट्रल फॉलिकल एंड दिस इज टर्शियरी फॉलिकल इज एंट्रल फॉलिकल। अब यहाँ पे ये जो सेल्स मैंने बनाई है ये क्या है, ये जो सेल्स है ना, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है अभी, ये हमारा सराउंडेड है क्यूमुलस ओफोरिकस से, क्यूमुलस ओफोरिकस। तो ये जो क्यूमुलस, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस। ठीक है, तो इसको हाँ, तो ये और ये जो हमारी ये जो यहाँ पे जो एरिया है इसको हम कहेंगे डिस्कस प्रोलिजेरस। जिस एरिया से ये oocyte जो ग्रेनुलोसा सेल से अटैच्ड है उसको हम कह रहे हैं डिस्कस प्रोलिजेरस। एंड ये वाली सेल्स क्या हैं, ये वाली सेल्स है हमारी क्यूमुलस ओफोरिकस। तो ये हमारा एंट्रल फॉलिकल हो गया, ये टर्शियरी फॉलिकल है। अब देखो, अब ये जो ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, ये हमारी फॉलिकुलोजेनेसिस हो गई, ये हमारा फॉलिकल बन के तैयार हो गया। अब हमारा ओवरी में फॉलिकल रेडी है कि हमारा ये oocyte बाहर निकले, ये प्राइमरी oocyte है अभी इसमें। तो हमारा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो FSH के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ये प्राइमरी oocyte डेवलप होने शुरू होते हैं, जिनमें से कुछ रिग्रेस हो जाते हैं और एक डोमिनेंट प्राइमरी oocyte वाला फॉलिकल पूरा बचता है, और ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, और ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो रहा है
उससे जस्ट पहले का जो फॉलिकल होता है उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल के बाद बनेगा हमारा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल हो गया, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल है क्या? बेसिकली टर्शरी फॉलिकल ही है, टर्शरी फॉलिकल जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। यहाँ पे ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का बनना और रिलीज हो जाना, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये ग्राफियन फॉलिकल में क्या अंतर आता है इसमें और ग्राफियन फॉलिकल में क्या अंतर है? इसमें और ग्राफियन फॉलिकल में ये अंतर है कि इसके अंदर ये जो क्यूमुलस ओफोरिकस है और oocyte है उसके बीच में एक लेयर और आ जाती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस इसका नाम लिख देती हूँ क्योंकि फिर से हम पूरा डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो oocyte और क्यूमुलस ओफोरिकस के बीच में आपको एक कोरोना रेडिएटा बनाना है, उसके बाहर आपको एक क्यूमुलस ओफोरिकस बना देनी है, बस सिंपल सी बात इतनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा का मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है और इसके अंदर फॉलिकल कौन सा होगा, सॉरी oocyte कौन सा होगा, इसके अंदर होगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ FSH एंड LH, ठीक है। अब जब LH सर्ज आएगा, LH सर्ज वाली स्टेज आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो हमारा ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड। तो अब मैं ओव्यूलेशन के ऊपर एक लिख देती हूँ सेकेंडरी oocyte, ओके। अब देखो ये जो सेकेंडरी oocyte है अब ये हमारा मियोसिस 2 में जाएगा, लेकिन अब बात ये है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस 2 जब करेगा तो ये फिर से अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखनी भूल गई मैं, सेकेंडरी oocyte जब बन रहा है तो उसके साथ में एक निकल रही है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इसका क्रोमोसोम वाला क्या होगा 23X और इसका भी 23X, ओके। या फिर 22+X भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारी होगी मियोसिस 2, मियोसिस 2। तो इसमें क्या होगा हमारा सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज स्टेट, ये हो गया। मेटाफेज स्टेट में ये अरेस्ट हो गई। अब ये जो मेटाफेज है मियोसिस 2 वाली स्टेज है जो अरेस्ट हो गई है, तो ये हमारी कंप्लीट कब होगी? जब हमारा फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा। तो अब जैसे कोई स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा हमारा? एक हमारा बनेगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और इस फीमेल प्रोन्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ओवा। तो जो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो हमारा ये जो सेकेंडरी oocyte है ये हमारा थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, oocyte। तो ये जो है ये ओवा नहीं है जो बाहर निकल रहा है, ओवा ये है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बन रहा है, जो फ्यूज़ होता है स्पर्म के साथ में, वो है ओवा। तो इसका होगा 23X और प्लस इसके साथ में एक निकलेगी सेकंड पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ये सेकंड पोलर बॉडी है, सेकंड पोलर बॉडी, इसका भी 23X, ठीक है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पूरे लाइफ टाइम में एक पेशेंट है, ठीक है, वो है हमारी जैसे मैं पूरा क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ, चलो। अ 40-year-old फीमेल, पैरा 2, लाइव इश्यूज 2, abortion 0, came to OPD and her first menarche was at the age of 13. So how many female pronucleus have been formed in her body yet? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रही हूँ। तो उसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये हिसाब लगाने लगते हैं कि उसको कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल चली होंगी, तो जितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल चली होंगी उतना वो आंसर मार्क कर देते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस, क्योंकि इसमें एज ऑफ मेनार्की भी मैंने दी है। लेकिन नहीं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस
हमेशा उतने ही बनेंगे जितनी बार फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन कितनी बार होगा, जितने टाइम्स वो प्रेग्नेंट हुई है। तो पैरा 2, लाइव इश्यूज 2, एबॉर्शन 0, ये मैंने ऑब्स्टेट्रिक स्कोर उसका बताया था। दैट मीन्स शी हैज़ बीन प्रेग्नेंट फॉर 2 टाइम्स इन अर लाइफ टाइम। ओके, सो कितनी बार फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना है, 2 बार। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस। ओके, कोई आपसे ये क्वेश्चन नहीं बैठेगा कि सेकेंडरी oocyte कितने बने होंगे, क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन है, बहुत टीडियस टास्क है इसको मतलब कैलकुलेट करना एक ऐसे पेपर में जिसमें आपको एक पेपर और पेन भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट दिस कैन बी आस्क्ड। तो ये हमारी जो है मियोसिस 2 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। ओके, अब देखो ये तो हमारी पूरी की पूरी साइकिल हो गई, ये हमारी पूरी की पूरी साइकिल हो गई। अब oogenesis से रिलेटेड हमारे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मतलब रट्टा मारने वाली इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है, वो मैं लिखती हूँ कोई दूसरे पेज पे, ठीक है। ये देखो, अब देखो, हाँ, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स वो हमें कब देखने को मिलेंगे किसी भी फीमेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी कब देखने को मिलेंगे, ये हमें मिलते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में, 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, इसमें हमें देखने को मिलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स, नॉट एट बर्थ बट एट 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, क्योंकि इसके बाद में ही ये रिग्रेस होने चालू हो जाते हैं फॉलिकल्स आपके, ठीक है। ये हो गया। अब बर्थ पे कितने मिलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया। एट बर्थ पे आपको मिलते हैं लगभग 1 to 2 मिलियन। ये तो बहुत ईजी याद रखना, 1 से 2 मिलियन, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो याद ना रह सके। 1 से 2 मिलियन बर्थ पे आपको फॉलिकल्स मिलते हैं। और ये 5th मंथ पे कितने मिल रहे थे, 5th मंथ पे तो बहुत सारे मिलते हैं, 6 से 7 मिलियन तक। तो देखो कितना ज़्यादा रिग्रेस हो चुके हैं फॉलिकल्स। ये वाली वैल्यू इतनी याद रखने की नहीं है, बट दिस वैल्यू यू हैव टू लर्न, 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। अब बर्थ के बाद भी ये रिग्रेस हो रहे हैं, तो प्यूबर्टी पे आते आते जब हमारा एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, एक्चुअल में हमारा मियोसिस 1 जो है कंप्लीट होगी प्रोसेस, तो उस टाइम पे कितने फॉलिकल्स हैं हमारे पास में, तो एट प्यूबर्टी दिस नंबर कम्स डाउन टू 4 to 5 lakhs ओनली। ओके, सो कितनी तेज़ी से फॉलिकल्स रिग्रेस होते हैं, कितनी तेज़ी से ये मतलब ख़त्म होते हैं फॉलिकल्स, ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों नंबर्स के बीच में। तो 5th मंथ पे IUL के 5th मंथ पे मैक्सिमम नंबर है, बर्थ पे 1 to 2 मिलियन है, प्यूबर्टी पे 4 to 5 lakhs हैं फॉलिकल्स, ठीक है। ये हो गई, ये एक रटने वाली बात हो गई। अब जब हमारा निकलता है, जब हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और जब स्पर्म एंटर कर जाता है, तो हमारा फर्टिलाइजेबल स्पेन कितना है, सेकेंडरी oocyte जब बन गया है हमारा, तो फर्टिलाइजेबल स्पेन कितना है, तो ये देख लेते हैं। मतलब कितनी देर तक ओवा अपनी फर्टिलाइज होने की कैपेसिटी को बनाए रखता है। फर्टिलाइजेबल स्पेन ऑफ ओवा ये है हमारा 12 to 24 आवर्स ओनली। अब आप ये चीज़ देखो, जैसे ये इतना कम इसका फर्टिलाइजेबल स्पेन है, ठीक है। अब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बात करी थी कि मतलब वेजाइना में अगर स्पर्म्स 2 घंटे से ज़्यादा रहेंगे तो वो इमोबाइल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा फर्टिलाइज होने का सबसे अच्छा पीरियड कौन सा होता है, जो हमारा बीच का फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। उसमें भी एट द डे ऑफ ओव्यूलेशन देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू अकर, ठीक है। तो कितने ज़्यादा कम चांसेस हैं पूरे मंथ में कि फर्टिलाइजेशन हो, बट स्टिल वी गेट द केसेस ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज। ओके, सो दिस थिंग, ओके, आई हैव क्लियर दिस थिंग टू यू। अब हमें कुछ साइजेस याद रखने हैं, लाइक पहला साइज जो हमें याद रखना है वो है साइज ऑफ टर्शरी फॉलिकल जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, एंड व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। सो साइज ऑफ Graphian follicle, it is around 18 to 20 mm,
okay, 18 to 20 mm. Now what is the significance of this size? Why we have to learn this size? Because अगर किसी ओवरी में हम जैसे यूएसजी करते हैं तो हमें इसका साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है तो इट कैन बी पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक किडनी। अगर बहुत सारी सिस्ट्स हैं और वो बड़े बड़े साइज़ की है, इनसे भी बड़े बड़े साइज़ की है, तो इट कैन बी पीसीओडी, ओके। और एक कोई अकेली सिस्ट हो सकती है, आइसोलेटेड सिस्ट हो सकती है ओवरी के अंदर, विच कैन बी ट्विस्टेड, जिसमें टॉर्जन हो सकता है, तो पेशेंट को पेन की कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है। सो दिस साइज़ इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये हमने इसका साइज़ देख लिया है, ओके। नाउ वी कम टू साइज़ ऑफ ओवा। Size of ova. What is ova? It is the female pronucleus formed at the time of fertilization when second meiosis is completed, okay. So this is 120 micrometers, okay. So this is the size of this. ये हमने पढ़ लिया। अब हमारा ये oogenesis की प्रोसेस हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी हमें बस एक चीज़ देखनी है जिस पे अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेकेंडरी oocyte। स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब देखो, प्राइमरी oocyte हमारा हो गया था, सेकेंडरी oocyte में ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte था। तो हमें ये सेकेंडरी oocyte का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसके आसपास क्या क्या कैसे कैसे बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगी यहाँ पर जिससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, ओके, ये हो गया। अब देखो, एक बार ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ, oocyte के चारों तरफ बन जाएगी हमारी क्यूमुलस ओफोरिकस सेल्स, ठीक है। अब यही जो क्यूमुलस ओफोरिकस सेल्स हैं जो हमने यहाँ पर बनाई थी, सी, ये क्यूमुलस ओफोरिकस सेल्स है ना। अब ये एक अलग टाइप के पैटर्न में अरेंज होंगी, सन रे पैटर्न की तरह, ऐसे 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 सूरज की किरणें जैसे होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया एक सेकेंडरी oocyte, ओके। अब इस सेकेंडरी oocyte में ये क्या है, अंदर साइटोप्लाज्म है जिसको मैं कहती हूँ ooप्लाज्म, और ये जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे, oolemma। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। अब इस oolemma के बाहर जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसमें दूसरे नेक्स्ट कलर ले लेती हूँ जिससे इजी रहेगा थोड़ा। ये ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ, विटिलाइन मेम्ब्रेन विच इज सराउंडिंग द ooप्लाज्म एंड द oolemma। सो दिस इज विटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो oolemma और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। पेरीविटिलाइन स्पेस, ओके, इसको हम पेरीविटिलाइन स्पेस कह रहे हैं। अब ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है इसके जस्ट बाहर होगी जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा मैंने बनाई है ये स्काई ब्लू कलर से, इसके बाहर हो गई जस्ट जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। अब ये जो मैं क्यूमुलस ओफोरिकस की बात कर रही थी जो हमारा सनरे पैटर्न में अरेंज होता है, जस्ट ये इसके बाहर प्रेजेंट होता है, ये जोना पेलुसिडा के बाहर। तो मैंने ऐसे बहुत सारे सनरे पैटर्न में सेल्स बना दिए, ठीक है। ये कुछ नहीं, क्यूमुलस ओफोरिकस ही है जो कि सनरे पैटर्न में अरेंज हो गए हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। हमने पढ़ा भी था कि ग्राफियन फॉलिकल में क्या लेयर आ जाती है, कोरोना रेडिएटा की लेयर आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया था मैंने, टाइम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। सो दिस इज कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। अब देखो, जो हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही थी ना, जब हमारा प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा था, तो हमारी एक फर्स्ट पोलर बॉडी निकल रही थी। तो ये जो पेरीविटिलाइन स्पेस मैंने बताया ना, इसी के अंदर होती है हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी,
ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ ब्राउन कलर से। दिस इज़ फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट इन पेरिविटिलाइन स्पेस। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब ये मेरा सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। पूरा ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कहीं पे पूरा एंट्रल कैविटी भी होगी और पूरा ऐसे ग्रेनुलर से सेल्स अरेंज होंगे यहाँ पे पूरे में, ठीक है। और थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना भी होगा। अब जो मेरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, अब देखो यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। सबसे पहले हुआ इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इजैक्यूलेशन हुआ। इजैक्यूलेशन हुआ तो स्पर्म्स रीच वजाइना, ठीक है। वजाइना में स्पर्म्स गए, फिर वहाँ से सर्विक्स में जाएंगे। सर्विक्स में लगभग जाते हैं 2 मिलियन स्पर्म्स, 2 मिलियन स्पर्म्स। अब सर्विक्स में होता है कैपेसिटेशन, हमने पढ़ा था, तो सर्विक्स में होगा कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन इन सर्विक्स एंड स्पर्म्स विल बिकम हाइपर मोटाइल। ओके, तो ये हो गए हाइपर मोटाइल स्पर्म्स। अब सर्विक्स में हाइपर मोटाइल हो गए तो उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे फेलोपियन ट्यूब तक। फेलोपियन ट्यूब, ओके। यहाँ पर जितने स्पर्म्स पहुँच पाते हैं वो सिर्फ होते हैं 300 to 500 ओनली। तो 2 मिलियन से काउंट रिड्यूस हो गया 300 to 500, बाकी स्पर्म्स नहीं पहुँच पाए। तो इसीलिए स्पर्म काउंट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा, ये फेलोपियन ट्यूब में पहुँच गए, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte। तो ये जो स्पर्म है ये क्या करेंगे, ये जो कोरोना रेडिएट है ना उस पर आकर अटैच हो जाएंगे। ये मैं अगर बना दूँ, मैंने मान लो ये स्पर्म्स बना दिए, ठीक है। ये हमारे कोरोना रेडिएटर लेयर पे आके अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, स्पर्म्स अटैच टू कोरोना रेडिएटर। ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, जो हमारा स्पर्म हेड अटैच हुआ है उसके आगे एक्रोसोमल कैप भी है। एक्रोसोमल कैप का काम क्या होता है, ये रिलीज़ करता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ओके। और ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, ये इस कोरोना रेडिएटर लेयर को पूरे को डिसॉल्व कर देगा, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, हाइलुरोनिडेज released from acrosomal cap dissolves corona radiata। dissolves corona radiata, ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, ये जो हमारे 300 से 500 स्पर्म्स हमारे जो फेलोपियन ट्यूब में पहुँचे हैं और ये कोरोना रेडिएटा पे बाइंड करें हैं, इसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा है जो हमारी जोना पैलोसिडा लेयर पे जाके अटैच होगा। अब देखो, कोरोना रेडिएटा के बाद कौन सी लेयर आती है, ये ब्लू वाली, ये जोना पैलोसिडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ही स्पर्म बाइंड कर पाता है, ठीक है। और कौन से रिसेप्टर से बाइंड करता है, ZP3 रिसेप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोना पैलोसिडा पे 3 रिसेप्टर होते हैं, 1, 2 and 3, लेकिन स्पर्म अटैचेस टू दिस ZP3 रिसेप्टर, नॉट ZP1 and ZP2, ओके। सो ओनली 1 स्पर्म अटैचेस टू ZP3 रिसेप्टर ऑफ जोना पैलोसिडा, ओके। एक ही स्पर्म हमारा जोना पैलोसिडा पे जाके लग गया। अब क्या होगा, इस स्पर्म की एंट्री जोना पैलोसिडा के बाद कहाँ होगी, जोना पैलोसिडा के बाद होगी ये विटिलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ जाएगा पेरीविटिलाइन स्पेस में। और यहाँ पे इसकी ये पेरीविटिलाइन स्पेस पे आगे तो ऊलेमा मिल गई इसको, इस पर अटैच होके ये करेगा मियोसिस 2 कंप्लीट। और जो हमारा स्पर्म का हेड है, जो स्पर्म का हेड है वो अटैच हो जाएगा ऊलेमा से, और मतलब इसके साथ ये फ्यूज़ हो जाएगा, ओके। तो हमारा क्या हुआ, स्पर्म enters perivitelline space, sperm enters perivitelline space, then meiosis 2 completed,
meiosis 2 completed. Head attaches to oocyte membrane. Head attaches, sperm head लिख देते हैं, sperm head attaches to oocyte membrane. ठीक है. अब क्या होगा, ये जो हमारे और स्पर्म्स थे वो भी तो आगे अटैच हो सकते हैं. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो स्पर्म है ये क्या करेगा, इट विल रिलीज कॉर्टिकल एंजाइम्स फ्रॉम द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. और ये कॉर्टिकल एंजाइम क्या करेंगे, ये जो जोना पेलोसिडा लेयर बाकी की बची हुई है, यहाँ से तो ये स्पर्म परफोरेट करके आ गया, बाकी की बची हुई है इसको ये कर देगा हार्ड. तो बाकी के स्पर्म्स इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे. सो इट विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, कि मल्टीपल स्पर्म्स आकर ओवा को फ्यूज़ ना कर सके. ओके, ये हो गया. तो हमारा क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज कॉर्टिकल एंजाइम्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज कॉर्टिकल एंजाइम्स. एंड इससे क्या होगा, जोना पेलोसिडा बिकम्स हार्ड and inhibits entry of other sperms, and inhibits entry of other sperms. ओके, ये हो गया. तो हमारा जोना पेलोसिडा का काम क्या हुआ, जोना पेलोसिडा का काम हुआ टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी. ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देती हूँ बस, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड. ओके, सो हमारे क्या क्या स्टेप्स हुए फर्टिलाइजेशन के. एक तो हुआ कैपेसिटेशन, देन एक्रोसोमल रिएक्शन, दिस इज एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, देन दिस कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन हुई, एंड देन जोना रिएक्शन. तो इस तरह से आपको ये 4 ऑप्शन दे सकता है. फिर कहेगा कि अरेंज दैम इन द सीक्वेंस, अरेंज दीज स्टेप्स इन सीक्वेंस. तो आपको क्या करना है, पहले कैपेसिटेशन होगा, देन एक्रोसोमल रिएक्शन, देन कॉर्टिकल रिएक्शन, देन जोना रिएक्शन. बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, जोना रिएक्शन पहले कर देते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन बाद में करते हैं. नो, कॉर्टिकल रिएक्शन होगी तभी तो कॉर्टिकल एंजाइम्स निकल के जोना पेलोसिडा को हार्डन करेंगे. तो जोना रिएक्शन अगर लेटर देन कॉर्टिकल रिएक्शन. Okay, so this was all about secondary oocyte and this was all about ovulation and your fertilization. Okay, thank you so much.